हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। क्लास 10 चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन। अभी जो टर्म 2 के आपके एग्जाम होने वाले अप्रैल में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सैंपल पेपर मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने जो रिलीज किया सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चैप्टर वाइज उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने में वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आने के जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो सबसे पहले मेरे आप क्लास 10th बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप उस टॉपिक पर जो वीडियो बना रखा है वो वीडियो देखो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाना। आप 100% बहुत अच्छा करके आएंगे एग्जाम में अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हैं और अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो। चलो देखो, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट 1 इस पर बना चुका हूँ, एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो भी देखना। इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक ही है हमें, देखो जिन पर क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सोलेनॉइड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कंसेप्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड वाला ही एक कंसेप्ट ही हो गया, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक मोटर, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग, ब्रशेस, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर एक क्वेश्चन आएगा। वैल्यू बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज जो है ना वो करके जरूर जाना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक्टिविटी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो 3 लॉज है ना, राइट हैंड थंब रूल और फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4-5 टॉपिक ही है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं है। आप अच्छे से इनको समझो करो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आराम से कर पाओगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया जो है वो है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ वी। देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड है, तो तीनों को अच्छे से करके जाना। पूछा इसमें यह कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ वी। ये करंट कोइंग सर्कुलर कॉइल है, इस तरह का डायग्राम हमारी बुक में बना रखा है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे डिपेंड करेगा या किस तरह से चेंज हो जाएगा इफ वी इंक्रीज द करंट। अगर हम इसमें करंट इंक्रीज कर दे, जैसे मान लो हमने इनको करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, तो करंट इंक्रीज करेंगे तब रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी ये पॉजिटिव जो पहले था अब उसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं तब। और व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, अभी इसमें एक ही नंबर है, अगर हम ज्यादा कर दे सर्कुलर लूप के कॉइल टर्न्स को बढ़ा दे तब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो देखो, यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखो, बी प्रोपोर्शनल NI अपॉन R। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। यहां पर N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, और R का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, या हम रेडियस ऑफ द कंडक्टर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये R, ये सेंटर हो गया इसका लूप का, तो ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के N और I के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, इसका मतलब है कि सेंटर से जितना दूर जाएंगे हम उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है ना, यहाँ पर वो कहां पर होती है, सर्कल में होती है। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो कैसे बनती है, कंसेंट्रिक बनती है, सर्कुलर लूप बनती है, कंसेंट्रिक। और सेंटर में जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन देखो, इंक्रीज द करंट, अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो बी ऑल्सो increases, increase if the current is increased as B is directly proportional to I। reverse the direction of current, अब हम अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन दिस वे दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन द कर्ली फिंगर, द रैपिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर जैसे मान लो अभी इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो जैसे पॉजिटिव इस तरह से है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मान लो ये नीचे से ऊपर की तरफ यूं आ रही है। ठीक है, अब अगर इसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दे और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये ना हो कि इसकी उल्टी अगर इस तरह से हो तो फिंगर्स कैसे हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल,
अगर हम नंबर ऑफ कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इंक्रीज करेंगे, जैसे अभी ये एक टर्न है, अगर मान लो इस पर एक और टर्न कर दिया हमने, 2 कर दिए, ये 3 कर दिए, 4 कर दिए, जितने ज्यादा नंबर्स टर्न्स हम इंक्रीज करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये मैंने उस वीडियो में समझा भी रखा है आपको, इस चैप्टर के जो वीडियोस है उनको आप देखना, आपको समझ में आएगा अच्छे से कि अगर हम N नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करते हैं तो B क्यों इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो, जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, इस तरह से, तो सब में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में है तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी सारे टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आपस में ऐड हो जाएगा, और ऐड होने से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक टर्न में जैसे मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और इसमें अगर इसके रिवर्स है, उल्टा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा दोनों के, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्योंकि सब में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, सिमिलर है, तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सिमिलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिमिलर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ऐड हो जाएगी, यानी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा ही स्ट्रेट कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है सेम। ये अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसका वो एक्टिविटी जो बता रखी है आयरन फिलिंग वाली जो हम करते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको देख के जानी है, ये भी और ये भी। इसमें भी कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम करेगा। इसमें भी स्ट्रेट कंडक्टर में भी अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो उसका आंसर भी यही होगा। यहाँ पर भी बी, यहाँ पर एन नहीं आएगा, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रेट कंडक्टर तो एक ही टर्न हो जाएगा, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आई इंक्रीज करेंगे इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। आर, अगर इससे हम जितना दूर जाएंगे ना उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए चार्ज पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। एक चार्ज पार्टिकल जो राइट एंगल पर एंटर होता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इक्विडिस्टेंस। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंस होती है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म है, इसमें वो राइट एंगल पर एंटर कर रहा है। देखो इससे राइट एंगल पे है, ये राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में राइट एंगल बन रहा है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल पर चार्ज कैसा है, यानी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। नेचर ऑफ चार्ज पता करनी है हमको, पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है। इफ इट बिगिंस टू मूव इन ए डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर निकल रहा है। जैसे मान लो ये पेज है तो इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, वर्टिकली आउट ऑफ द पेज, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या एक बुक में ये क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। यहाँ पर आपसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ लेगा, या चार्ज ऑन पार्टिकल जैसे यहाँ पूछा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये जो डायरेक्शन वाला है ना, कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया इस तरह से, यहाँ पर हमें ना लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, क्योंकि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस पर, उस कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाएगी भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो वो मूव करेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है तो इस चार्ज पार्टिकल में जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा। अगर ये वर्टिकली आउट निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पर वर्टिकली आउट, इस पर फोर्स निकल रहा है। ये जो पेज है ना, इस पर वर्टिकली आउट, ऐसा वर्टिकली आउट, इस पर फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये यूज करना है हमको, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये फादर, मदर और चाइल्ड। फादर यानी फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और मदर यानी मैग्नेट यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आई यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये क्या कर रहा है कि ये मूव हो रहा है किस डायरेक्शन में, पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज। यानी वर्टिकली आउट ऑफ द पेज क्या है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये वाली डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस लेफ्ट हैंड रूल क्या करना है, तीनों को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो इस तरह से स्ट्रेच करना है। तो बताओ ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी, मिडिल फिंगर क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये है भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं इसको। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी क्योंकि पार्टिकल वर्टिकली आउट आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब हमें इसमें पूछा क्या है, हमें ये पूछा कि इस पर चार्ज क्या है। अच्छा, जब वर्टिकली, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो, है ना, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो, तो अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमने रख लिया। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है तभी तो ये वर्टिकली इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो चार्ज पार्टिकल वर्टिकली आउट आ रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल कैसा है,
डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन ऑफ द करंट यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट रूल द नेचर ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव। भाई नेचर ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है तभी तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तभी तो वो ऐसे आएगा, है ना। अगर मान लो ये वर्टिकली इस तरह से न जाके अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होता और फिर अगर हम इसको इस तरह से करते तब देखो तब ये होता, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होती, डायरेक्शन ऑफ करंट ये होती और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये अंदर की तरफ होती। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर देखो ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। इसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया था और डिफ्लेक्ट हुआ नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया यानी नॉर्थ की तरफ मूव कर गया। तो नॉर्थ की तरफ क्या होगी, जिस डायरेक्शन वो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन के बाद में वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, नॉर्थ है। और अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था वेस्ट की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ क्या है, ये जैसे मान लो इधर वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो ये वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, वेस्ट की तरफ जा रहा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जब वेस्ट में हो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जब वेस्ट में हो, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इधर वेस्ट में और वो चला गया यानी फोर्स ये इधर है नॉर्थ में, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन शो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो रही। भाई ये वाली जो है पहले इसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया था, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेस्ट, इन वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट दिखा रखे मैंने इधर, ये वेस्ट में, और वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो ये फिंगर किधर अपर डायरेक्शन में, तो इस पर जो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर है जिस पर कोई फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो यहाँ पर है ना फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल यहाँ पर हमको काम में लेना है। और हमें ये पता है कि ये जो फोर्स है ना ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल्स पे होंगे, तब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आ गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। करंट कैरिंग कंडक्टर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर किस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल पर होंगे। व्हेन दीज टू, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, राइट एंगल पर होंगे, तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर इनके बीच में एंगल जितना कम होता जाएगा उतना ही ये फोर्स वीक होता जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नो फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब ये दोनों राइट एंगल पर होंगे तब फोर्स मैक्सिमम होगा। थर्ड क्वेश्चन ए प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन बीम मतलब प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्रोटॉन जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट वही है जो प्रोटॉन की डायरेक्शन है, प्रोटॉन बीम की डायरेक्शन है। प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी डायरेक्शन प्रोटॉन बीम की डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो फोर्स कितना हो गया, नो फोर्स, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो फोर्स होगा ही नहीं, फोर्स जीरो होगा। फोर्स मैक्सिमम जितना इनके बीच में एंगल बनेगा उतना ही फोर्स ज्यादा होता जाएगा, और जब ये 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो नो फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन बीम एज प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना सोलेनोइड पे बेस्ड है। सोलेनोइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर अगर हम कोई स्टील या आयरन की रॉड रख दे या सॉफ्ट आयरन रख देना वहां पर, तो उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम, ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं उससे।
तो उसी पर ये बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यानी जो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर मैग्नेट बन जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो ये टेम्परेरी हुआ, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी तक ये मैग्नेट है, जब जैसे इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ कर दिया जाएगा ये मैग्नेट नहीं रहेगा। तो टेम्परेरी मैग्नेट है, बहुत पावरफुल होते हैं, हम इनकी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मैग्नेटिज्म को, है ना, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं हम। तो वो सारा इस क्वेश्चन में पूछा है, तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी फिर आ सकता है। देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी टू यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी है क्योंकि जब तक करंट रहेगा तभी तक रहेगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, टेम्परेरी एंड स्ट्रॉन्ग, दो क्वालिटी है इसके। टेम्परेरी है क्योंकि करंट ऑफ करते ही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाएगी। और भी है, वो अभी इस पॉइंट में आ जाएगा, आपको बताऊंगा। इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म तभी तक रहेगा जब तक इसमें करंट पास हो रहा है, पासिंग थ्रू इट, है ना। मैग्नेटिज्म कब तक है, जब तक करंट है तब तक, क्योंकि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। द पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसकी पोलरिटी को, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके इसके पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ पोल साउथ हो सकता है, साउथ पोल नॉर्थ हो सकता है। तो पोलरिटी चेंज हो सकती है, स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा आगे। इसके यूजेस क्या है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होती है, तो यूजेस देखो, एक तो है इन इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम में लेते हैं, ठीक है। आजकल जो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर आती है उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम में आती है। जब उनमें करंट फ्लो होता है तब वो मैग्नेट बन जाती है। इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, फैन है, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होते हैं। इन सेपरेशन आयरन फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अगर हमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल का सेपरेशन करना है, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है जो 9th क्लास में भी था, तब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मैग्नेट, ठीक है। तो आयरन ओर का, जब आयरन ओर का प्यूरिफिकेशन जब किया जाता है, जब माइनिंग से आयरन निकलता है, तो उसके साथ जो बहुत सारी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वाली इंप्योरिटीज है तो उनको अलग करने के लिए, यानी जो आयरन के ओर होते हैं ना, हेमेटाइट है, ऑक्साइड से आयरन ऑक्साइड है, हेमेटाइट जिसको हम कहते हैं, इस तरह से, तो उनके सेपरेशन में हम इसको काम में लेते हैं। इन रेडियोज, टीवी एंड माइक्रोफोन, रेडियो में, टीवी में, माइक्रोफोन में, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो इनमें से कोई दो पूछे आपसे तो दो लिख देना। इन मैग्नेटिज्म स्टील और आयरन बार, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यहाँ बीच में अगर कोई जो भी बार रखेंगे ना स्टील की, आयरन की, वो मैग्नेट बन जाएगी, तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम इनको यूजेस कर सकते हैं। तो ये इसके 4-5 यूज हो गए, जितने पूछे उतने आप लिख देना। अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे उसमें सॉफ्ट कोर ऑफ आयरन क्यों रखा है। देखो ये डायग्राम बुक का डायग्राम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सोलेनोइड है ना उसके नीचे ये डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये तो एक कार्डबोर्ड है जो सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में होना चाहिए। सोलेनोइड क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसका जो डायमीटर है ना वो इसके लेंथ से कम होना चाहिए, लेंथ ज्यादा होना चाहिए और डायमीटर कम होना चाहिए। करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन सिलेंड्रिकल शेप whose diameter is less than its length is called solenoid। ये सोलेनोइड है। इसके अंदर हमने ये रख दिया कोई भी सॉफ्ट कोर ऑफ आयरन, यानी सॉफ्ट आयरन रख दिया। सॉफ्ट आयरन क्यों रखता है, इसका रीजन ये है कि जब हम सॉफ्ट आयरन रखेंगे ना तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर ये आयरन नहीं रखेंगे तब भी सोलेनोइड है, मैग्नेट है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। तब मान लो कि ये केवल जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है ना, यही केवल मैग्नेटिक जैसे काम कर रहे हैं। अब ये साथ में ये जो आयरन रोड है ना, ये भी मैग्नेट बन गई, तो इसकी स्ट्रेंथ डबल या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, यूँ कह सकते हैं, इसको रखने से। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पर आयरन कोड या मोटा या भारी रखेंगे ना उतनी ज़्यादा ये पावरफुल हो जाएगी। तो आयरन या स्टील रोड रख दिया हमने, इसको बाहर सर्किट में जोड़ दिया इस तरह से। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन रखने का रीजन ये है कि बिकॉज सॉफ्ट आयरन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लिस्ट एनी 2 ways टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मटेरियल फिक्स्ड है, मान लो हमने ये रखा है, अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है वो फिक्स है, जितना शेप साइज वेट का रखना था उतना रख दिया, नेचर वही है, आयरन है या स्टील है जो भी, इसको नहीं चेंज कर रहे। तो ऐसे ही हमें इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करना है या इंक्रीज करना है, तो कैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल से इंक्रीज कर सकते हैं, और बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। अगर हम करंट ज्यादा फ्लो करेंगे इसमें तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ये, या फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, इसका मैग्नेटिज्म होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन और आई के। एन इज द नंबर ऑफ टर्न, N is the number of turn of the insulated copper wire and I is the electric current। तो I को इंक्रीज करके और नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके हम ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पर क्वेश्चन है, इस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सोलेनोइड पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, सारा सोलेनोइड इसमें आ गया है। दो तरह से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक पहले करवा दिया, एक ही है। अब आपका सोलेनोइड कंप्लीट है।
देखो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर, ये आपको फिगर दिख रहा है, इसको देखना है और आपको आंसर देना है। ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन इसमें पूछे। पहला है राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल AB विच हैज मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये देखो कॉइल AB है, मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो ये है ना। राइट द स्पेशल नेम गिवन टू कॉइल AB विच हैज मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो ये सर्कुलर कॉइल है, मेनी इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो इस तरह से टर्न किया गया सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये क्या होती है, सोलेनॉइड होती है, हमें पता है, ठीक है भाई। मेन एक करंट कैरिंग कॉइल ऑफ मेनी इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन ए सिलेंड्रिकल शेप whose diameter is less than its length is called solenoid, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड है, देखो आप, इसकी लेंथ ज्यादा है, डायमीटर कम है। स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड AB व्हेन करंट इज पास्ड ऑन। जब इसमें से करंट पास ऑन होगा, जब इसमें से करंट पास होगा तो इनसाइड AB के अंदर की तरफ यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी नेचर क्या होगी, तो ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्विडिस्टेंस और पैरेलल टू ईच अदर होने की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कॉइल AB। कॉइल AB सोलेनोइड के अंदर की साइड में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है, सर्कुलर कॉइल के जैसे नहीं कि सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सब जगह सेम स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि रीड्रो द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू एंड अराउंड AB। इसके अंदर से और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उसको स्केच करके आपको बताना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का डायग्राम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो सोलेनोइड के इसमें आप देख लो, एक पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा एज ए बार मैग्नेट। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो डायग्राम बनेगा वो किसको रिसेंबल कर रहा है, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम एज दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जैसे फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। भाई हमने बताया है NSO और सन्नी भाई, ठीक है, यानी नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड द मैग्नेट, ये आउटसाइड द मैग्नेट देखो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ये देखो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, NSO नेम स्ट्रक आउट। और सन्नी भाई साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इनसाइड कैसे जा रही है, देखो साउथ टू नॉर्थ जा रही है सारी की सारी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय AB डिपेंड। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है, एक तो अगर इसके ऊपर आयरन कोर रख देंगे ना इसके अंदर, तब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन रखेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसके अलावा डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो विल बी इंक्रीजेस। तो ये 2 फैक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I और नंबर ऑफ टर्न्स N इन सर्कुलर कॉइल। एज वी नो दैट B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI, नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल एंड अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल AB। इस कॉइल AB में अगर कोई आयरन कोर रख देंगे तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। व्हेन आयरन ए सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन और आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड इट बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाएगा, जिस पर अभी हमने वो क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर। वो रूल बताओ जिससे हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर। What is the second question और पूछा, what is the shape of a current carrying conductor whose magnetic field pattern resembles that of a bar magnet। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सोलेनोइड। भाई वो कौन सी शेप है, जिस किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वो शेप बतानी है जिसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल रिसेंबल होता है बार मैग्नेट से। तो ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है, हमें पता है, ठीक है। NSO नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। सेम ऐसा कैसा किसका होता है, सोलेनोइड का होता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सोलेनोइड, इन दोनों का सेम ऐसा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर है ना 2 चीज है, एक तो है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और 3 रूल है ना टोटल, एक राइट हैंड थंब रूल है, फिर लेफ्ट हैंड रूल है और फिर राइट हैंड रूल है। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड रूल क्यों काम में लेते हैं, राइट हैंड रूल क्यों काम में लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल तो हम काम में लेते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। जबकि ये हम काम में लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए। उस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में मोशन होगा, कॉइल किस डायरेक्शन में घूमेगी, वो इससे किससे, लेफ्ट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल हम काम में लेते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है ये वाला, ये किस लिए काम में लेते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्टेट द रूल दैट इज
राइट हैंड थंब रूल। भाई राइट हैंड थंब रूल है, अगर हम किसी कंडक्टर को स्ट्रेट ऐसे पकड़े कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब हो, तो जो कर्ली फिंगर्स है, जो रैपिंग फिंगर्स है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई जैसे ये करंट है, इसमें इस तरह से जा रहा है, तो नीचे की साइड में जैसे मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको मैंने इस तरह से पकड़ लिया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। सपोज कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो इसके नीचे की साइड में, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स पीछे की साइड में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है। और ऊपर की साइड में वो कैसे हो जाएगा, इस तरह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछ लेते हैं, स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन ए कॉइल। करंट इंड्यूस्ड करने के टू मेथड्स। भाई करंट इंड्यूस्ड कब होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे का प्रिंसिपल है, जो जनरेटर का प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने के लिए यहाँ पर मैग्नेट और जो कॉइल है ना, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या तो दोनों मोशन में हो या दोनों में से कोई एक मोशन में हो। जब मोशन में होगी तो जो कॉइल है ना उससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर कम और ज्यादा होंगे, यानी उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो देखो तीन मेथड हो सकते हैं, रोटेटिंग ए कॉइल विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करना, जैसा हम जनरेटर में करते हैं। जनरेटर में क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, और उसके बीच में हम कॉइल को रोटेट करते हैं, तो रिलेटिव मोशन हो गया बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर कॉइल तो स्टेशनरी है, सॉरी मैग्नेट तो स्टेशनरी है, लेकिन कॉइल मोशन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर दूसरा है कि मूविंग ए कॉइल टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है यहाँ पर स्टेशनरी है, हम इस कॉइल को इसकी तरफ लेकर आ रहे हैं या इससे दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी इस कॉइल में यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर शो करेगा हमको। या इसका उल्टा हो सकता है कि इसको स्टेशनरी रख के मैग्नेट को हम मूव करें, मूविंग ए मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। ऐसा करने से क्या होगा, जब इसको पास में लेकर आएंगे तो इसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेगी, दूर लेके जाएंगे तो कम फील्ड लाइंस निकलेगी। फील्ड लाइंस के नंबर कम या ज्यादा होना यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग, ड्यू टू दिस ए इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर हमारे तीन लॉ है, तीन रूल है, तीनों पर पूछ सकते हैं कि तीनों के क्या क्या एप्लीकेशन है, या तीनों कहाँ कहाँ पर काम में लिए जाते हैं, और ये आपको याद भी होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है अलग से भी, जैसे ये क्वेश्चन मैंने इस पर करवाया था। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रूल कब यूज करेंगे और क्या निकालने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। देखो थंब रूल एक ही है, राइट हैंड है, बाकी दोनों जो है ना वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, फ्लेमिंग के। तो थंब रूल कब यूज करते हैं, जब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर, तब हम ये यूज करेंगे। तो ये तो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को थंब तो, और जो कर्ली फिंगर है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम इलेक्ट्रिक मोटर वाले प्रिंसिपल में काम मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल में हमें ये निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, ये डायरेक्शन ऑफ थंब, और डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ और ये साउथ, मोटर में यही तो होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर रखा हुआ है, तो इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे होगी, यानी ये कैसे रोटेट करेगा, जिधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी उधर ही तो रोटेट करेगा। तो हम देखते हैं कि हाफ रोटेशन में नीचे की ओर ये वाली आर्म, और हाफ रोटेशन बाद में ऊपर की ओर, तभी तो कंटिन्यूस इसकी रोटेशन होती जाती है इस तरह से। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तीनों क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसा इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम कब काम में लेते हैं, जब हमें ये मिडिल फिंगर निकालनी हो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। यहाँ पर मोटर में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो परमानेंट है, और जनरेटर में क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर मैग्नेट को रोटेट किया जाता है, मैग्नेट उसके चारों तरफ घूमती है, कॉइल के चारों तरफ, ये स्टेशनरी होता है, और मैग्नेट जो है वो रोटेट करती है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा हुआ है, तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेट इसके चारों तरफ घूमती है, रोटेट करती है। जब मैग्नेट घूमती है, रोटेट करती है, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि कभी ये इसके पैरेलल आएगी, कभी ये इसके मतलब वर्टिकल हो जाएगी। इस तरह से इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ये है मोटर पे, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, मोटर पे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ये आप
देखो इलेक्ट्रिक मोटर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना वो इस तरह से बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वहां से आप ये देखना, पूरा आपको इलेक्ट्रिक मोटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा ना वो क्या बन सकता है, देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है, कैसे बनाते हैं इसको, क्या क्या चीजें होती हैं, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है। वर्किंग बतानी है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। वो यूजिंग ए लेबल्ड डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम बना के आपको, तो डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। व्हाट इज द रोल ऑफ, ये पूछा जा सकता है। स्प्लिट रिंग वाला इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट रिंग का रोल क्या है, ब्रशेस का रोल क्या है, हर एक पार्ट का क्या रोल है, वो पूरा आपको मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से वो देखना। स्प्लिट रिंग का रोल होता है इसमें टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, क्योंकि डायरेक्शन जब रिवर्स होती है ना तभी वो रोटेट करेगी कंटिन्यूसली। सेम डायरेक्शन में अगर करंट रहेगा ना तो वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करके रुक जाएगी बस। तो डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। तो ये एज ए कम्यूटेटर काम करता है, स्प्लिट रिंग इज एज ए कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर इज ए डिवाइस विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। स्टेशनरी ब्रशेस, तो स्टेशनरी ब्रशेस बाहर से जो बैटरी से करंट आ रहा है, बाहर से जो सर्किट से करंट आ रहा है, उस करंट को जस्ट सप्लाई करने का काम करते हैं अंदर। स्टेशनरी ब्रशेस से वो स्प्लिट रिंग का पी और क्यू जुड़ा रहता है, तो जस्ट सप्लाई द करंट, जस्ट फ्लो द करंट फ्रॉम एक्सटर्नल बैटरी टू दी कॉइल, ठीक है। प्रिंसिपल इसका है, तो प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल और व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड ड्यू टू इट फोर्स इट स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। और रखना कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन it will be displaced, or it will experience a force on it, and the force will be maximum when these two are mutually perpendicular to each other. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, राइट एंगल पे होंगे, तब फोर्स जो होगा उस पर वो मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते थे ना वो मैंने सारे आपको इन दोनों वीडियो में बता दिए। अब भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कोई डाउट आपकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल का लिंक भेज के आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज मैं आपको दे रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके हर एक चैप्टर को देख सकते हैं, ताकि आपको सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये पता चल जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बायोलॉजी का पोर्शन बच गया, तो उस पर भी मैं जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम हेरिडिटी, इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन, ये दोनों चैप्टर आपको मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं वो सारे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में, एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स।